हेलो एवरीवन, मैं हूं मयंक इलियाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन। तो कैसे हैं आप सब, कैसी आपकी तैयारी चल रही है? आई होप सब अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। अब जैसा आप जानते हैं, अब ये लेटेस्ट आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा एसएससी के कि 20,000 वैकेंसीज़ सीजीएल में निकल चुकी हैं, जिसका जो वैकेंसी आउट हुई है 20,000 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें काफ़ी सिलेबस भी अपडेट हुआ है और कई चीज़ें उसमें अपडेट हैं, वो चेक कर लेंगे। तो अब आप पे बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छे चांस हैं कि आप अब ये जो मौका है आपको दोनों हाथों से इसको बटोर लें। यहाँ अगर आप उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भी अब एग्ज़ाम लोक सेवा आयोग करवा रहा है। और जैसे कि आपको पता होगा, लोक सेवा आयोग का जो पैटर्न है, जो लोक सेवा आयोग करवाता है, वो जो आपकी जीके आएगी ना, उत्तराखंड की जीके, आप उत्तराखंड की जीके 40 की और जो 20 की हिंदी में घुसे रहते हैं आप, हिंदी का लेवल फिर भी अच्छा रहेगा, लेकिन जो उत्तराखंड का जीके है ना, आप परीक्षा वाणी लगाएं और एक BS नेगी लगा लें, अजय रावत लगा लें। आप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप 35 के अराउंड नंबर ले आएंगे आराम से। जो लोक सेवा आयोग की जो मेरिट में जो डिफरेंस बनाती हैं चीज़ें, जो डिफरेंट सब्जेक्ट बनाता है, जो डिफरेंस जितने भी सब्जेक्ट्स बनाते हैं, उसमें आपकी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री पूछते हैं वहाँ। तो उनको आप डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करें। ऐसा ना हो कि 40 आप उत्तराखंड में से 35 लिया है, 38 लिया है और 20 नंबर से 15 लिया है, कितने हो गएंगे? तब भी आपको क्वालिफाई नहीं हो रहे हो आप, है ना। तो वन लाइनर इंडियन हिस्ट्री वगैरह पे छोड़ दो, इसको डीप पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यही आपको फायदा देगा। लोक सेवा आयोग PCS लेवल के एग्जाम कराता है, वहाँ पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और उसके लिए आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत क्लियर कट आपके कंसेप्ट होने चाहिए, आप कोई भी चीज़ कहीं भी रिलेट कर सके, इतने अच्छे आपके कंसेप्ट होने चाहिए। कोई अगर नए क्वेश्चन भी दिखता है तो आप उनको जो ऑप्शन से टर्मिनेट कर सको, इस टाइप के आपके कंसेप्ट होने चाहिए। और बात रही सीजीएल की, तो सीजीएल के भी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग हो गई या जीके हो गई, वो बहुत यूज़फुल है आपके लिए। इससे बाहर सीजीएल में नहीं आएगी जीके, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपकी हिस्ट्री पॉलिटी जो भी है, इससे बाहर नहीं आएगी। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जैसे आपको पता है सीजीएल की वैकेंसीज आ गई हैं, यहाँ पे लोक सेवा आयोग भी दिसंबर जनवरी में एग्जाम करवा देगा। तो फटाफट आपके कोर्स को लेके चलते हैं और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पॉलिटी। यहाँ पे पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है और जिसमें आपको सब कुछ यूज़फुल मिलेगा, यूज़फुल कंटेंट होगा, बहुत डीप नॉलेज होगी और बहुत अच्छी नॉलेज होगी। इसमें आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, इसमें आप जितने भी एक्ट आए हैं, चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, आप अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट की पावर पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे आप, इसमें कुछ नहीं छूटेगा आपका। तो स्टार्ट करेंगे हम पॉलिटी को आज से, ठीक है। पॉलिटी का आज से आपकी पहली वो है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करवाएं ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो हम पॉलिटी पढ़ते हैं। अब पॉलिटी पढ़ने में सबसे पहला टॉपिक, अब मुझे नहीं पता आपने कैसे लाइफ में पॉलिटी स्टार्ट करी है, लेकिन जो हम स्टार्ट कराएंगे आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट कराएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि हमें संविधान की जरूरत पड़ी क्यों, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें क्यों संविधान की जरूरत पड़ी है। पहले आप ये समझो कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी आखिर। आप पहले पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करोगे कि भाई आर्टिकल ये, इतने शेड्यूल्स ये हैं, अमेंडमेंट्स ये हैं, क्या समझ आएगा आपको। पहले अपना बेस तो बना लो, एक अपना बुनियाद बनाओ, उसके ऊपर इमारत खड़ी करो। तो जो पहला आपको टॉपिक रहेगा हमारा आज, वो रहेगा पॉलिटी में कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज से हमारी पॉलिटी स्टार्ट है, ठीक है। और उसमें जो हमारी पहली हेडिंग डलेगी वो डलेगी वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी। अब इसके लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, थोड़ा इतिहास में आना पड़ेगा। आपको कहाँ पे आना पड़ेगा? आपको डाउनफॉल ऑफ मुगल्स पे आना पड़ेगा, क्योंकि औरंगजेब की डेथ के बाद ही ब्रिटिशर्स का गेटअप बढ़ना स्टार्ट हुआ था, जब औरंगजेब मर गया था। तो आपको आना पड़ेगा औरंगजेब पे। और हमारी साइड बाय साइड हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ भी चल रही है, वहाँ पे भी हम औरंगजेब तक पहुँच चुके हैं। तो आप, मैंने इसलिए आपको पॉलिटी आज से स्टार्ट की, मैं चाहता पहले भी कर देता। अभी स्टार्ट करने का ये रीज़न है कि आप उनको आपस में रिलेट कर पाओ। तो मैंने वहाँ पूरी मुगल डायनेस्टी पढ़ा दी है, औरंगजेब रह गया लास्ट, वो आपको कल रिकॉर्ड, आपको लेक्चर आ जाएगा उसका भी। और पूरी आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ा दी, मुस्लिम इन्वेजन पढ़ा दी है वहाँ पे, पूरी आपकी मुगल, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बैटल ऑफ सक्सेसर, सब कुछ उसमें हो चुका है। तो आप उसको इससे रिलेट करोगे। अब औरंगजेब में क्या है, औरंगजेब में हमें क्यों आना है, क्यों हमें पीछे क्यों जाना है संविधान को समझने के लिए, थोड़ा इंडियन हिस्ट्री में आओ सबसे पहले आप। तो हम स्टार्ट करेंगे कि जो औरंगजेब था, मैंने कहा औरंगजेब से इसको स्टार्ट करो। औरंगजेब की डेथ से स्टार्ट होगा। जो औरंगजेब का टाइम पीरियड रहा है, ये कितना रहा है? 1658 से कब तक? 1707। ये रहा है औरंगजेब का टाइम पीरियड, 1658 से 1707। अब यहाँ देखो 1707 में ये मर जाता है, कौन? औरंगजेब। इसकी डेथ हो जाती है। कौन सी डेट है? 3 मार्च, 3 मार्च 1707 औरंगजेब की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? औरंगजेब की डेथ हो जाती है। बस औरंगजेब में
हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना, हमें यहाँ से रिलेट करना है चीज़ों को। यहाँ से हम समझेंगे कि 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की डेथ हो गई। इसकी डेथ के बाद जितने भी इसने सूबेदार बिठा रखे थे अलग अलग जगह, बंगाल में, मद्रास में, मुंबई में, गुजरात में, जहाँ जहाँ इसके सूबेदार बैठे हुए थे, उन सबको एक रीज़न मिल गया, एक कारण मिल गया, क्योंकि इसके बाद जो रूलर बनेगा, जो औरंगजेब के बाद रूलर बनेगा, वो बनेगा फर्रुखशियर बनेगा। अब ये सब है कमज़ोर इसके कंपेयर में। इसने बिल्कुल एक सेट कर रखा था, इसने एक मार्क सेट कर रखा था कि ये कितने नेक्स्ट लेवल का रूलर था उस समय का बादशाह, बहुत ही क्रूड शासक था, बहुत ही कट्टर शासक था। इसके बाद जो फर्रुखशियर आया, इसके बाद जितने भी आए सब कमज़ोर आए। तो जितने भी सूबेदार थे, जितने पूरे भारत में अलग अलग जगह सूबेदार थे, बंगाल के सूबेदार थे, अवध के सूबेदार थे, हैदराबाद के सूबेदार थे, इन सब ने धीरे धीरे खुद को स्वतंत्र किया, खुद को इंडिपेंडेंट किया, खुद को स्वतंत्र किया मुगल डायनेस्टी से। धीरे धीरे आप पढ़ोगे कि हैदराबाद में जब सूबेदारों ने खुद को अलग किया, स्वतंत्र किया, तो उन्होंने खुद को निज़ाम कहा। अवध में क्या कहा? नवाब। और इसमें बंगाल में क्या कहा? नवाब। ये सब खुद को स्वतंत्र करते चले जाएंगे जब इन्हें पता लगेगा औरंगजेब की डेथ हो गई और ये कमज़ोर शासक बैठे हैं। तो औरंगजेब की डेथ 3 मार्च 1707 को हुई है। उसके बाद का शासक है फर्रुखशियर। अब इसके आगे देखो, जब औरंगजेब जिंदा था तो वहाँ पे इन 1700 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 1700 में इन 1700 ही अपॉइंटेड मुर्शीद कुली खान, अपॉइंटेड मुर्शीद कुली खान एज अ सूबेदार ऑफ बंगाल। तो 1700 में ही अपॉइंटेड मुर्शीद कुली खान, इसने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार अपॉइंट किया। मुर्शीद कुली खान था जो, उसको उसने बंगाल का सूबेदार अपॉइंट किया। कब? 1700 में, अपने मरने से पहले। लेकिन 1707 में इसकी डेथ हो गई 3 मार्च। उसके बाद क्या होता है, जब मुर्शीद कुली खान को पता लगता है कि भाई ये मर गया औरंगजेब, तो मुर्शीद कुली खान बंगाल से सबसे पहले खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। ये इंडिपेंडेंट खुद को डिक्लेयर करता है और बोलता है कि मैं मुगल डायनेस्टी के अंडर में नहीं आऊँगा। मुगल डायनेस्टी खत्म नहीं हुई है, इसका मैंने बताया फर्रुखशियर राजा है, जो बादशाह है कौन है? फर्रुखशियर है। मुगल डायनेस्टी खत्म नहीं हुई है, लेकिन जो बंगाल का सूबेदार था, पूरे बंगाल का एक सूबेदार था, कौन? मुर्शीद कुली खान। उसने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि मैं अब मुगल डायनेस्टी के अंडर में नहीं आऊँगा। अब जब ये सूबेदार इसको डिक्लेयर किया ना बंगाल का, तो उस समय जो बंगाल की कैपिटल हुआ करती थी, वो क्या हुआ करती थी? ढाका। ढाका क्या है? ढाका जो आज बांग्लादेश की कैपिटल है। आपको पता होगा कि जो पूरा बंगाल था ना पहले, उसका विभाजन हुआ था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। क्योंकि आप खुद देखो, जो हमारा मैप है, मैप में हमारा ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल है ना, तो जो मैप है यहाँ पे आता है वेस्ट बंगाल, है मैप के ईस्ट में, लेकिन उसे बोलते हैं वेस्ट बंगाल। कभी सोचा आपने? मतलब मैप के तो ईस्ट में आ रहा है, मैप यहाँ पे आया, अगर आप रफ मैप बनाओगे तो यहाँ पे आ रहा है वेस्ट बंगाल, ठीक है, और मैप के ईस्ट में आ रहा है, लेकिन बोलते उसे वेस्ट बंगाल है। उसका रीज़न यही है क्योंकि पूरा जो बंगाल था उसका विभाजन हुआ, एक ईस्ट बंगाल, एक वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल हो गया बांग्लादेश आज का। तो वो 1905 का विभाजन है, वो लॉर्ड कर्जन ने किया था, वो अलग टॉपिक है, वो बाद में पढ़ेंगे हम। अब इसे देखो बस, केवल सूबेदार ऑफ बंगाल कौन था? मुर्शीद कुली खान। और कैपिटल क्या थी आपकी? ढाका। कैपिटल क्या है? ढाका। अब आगे देखो, इन 1713 मुर्शीद, इन 1713 मुर्शीद कुली खान declared himself as an independent ruler, as an independent ruler 1713 में। कब? 1713 में मुर्शीद कुली खान डिक्लेयर कर देता है। 1707 में मरा है कौन? औरंगजेब। और 1713 में डिक्लेयर करता है मुर्शीद कुली खान खुद को क्या? इंडिपेंडेंट। किसमें? बंगाल का। बंगाल का इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल, यहाँ लिख लो ऑफ बंगाल। और जब इसने खुद को इंडिपेंडेंट कर दिया तो इसने खुद को बोला कि फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। तो जो फर्स्ट नवाब बंगाल है कौन है? मुर्शीद कुली खान। ये सीधा एग्जाम में पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि मुर्शीद कुली खान ये फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल कौन है। सीधा सीधा एग्जाम में कई बार, कितनी बार आ गया क्वेश्चन ये, फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। तो आप 1 लाइनर पढ़ते हैं, आपको याद करना पड़ता है। आपको पूरी कहानी बताइए कि कैसे बना। तो फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल
फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल कौन बन गया? मुर्शीद कुली खान। कौन बन गया? मुर्शीद कुली खान। जैसे इसने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, इसने अपने आप को फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल डिक्लेयर कर दिया कि फर्स्ट नवाब है भाई बंगाल में। क्या है? पहला नवाब। कौन है? मुर्शीद कुली खान। इतना समझे आप? इतना नोट करें। औरंगजेब की डेथ के बाद से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसको रिलेट करो कि कैसे संविधान तक बातें पहुँचेंगी, कैसे डुअल गवर्नमेंट आएगी, कैसे डीआरकी लगेगी, और कैसे कैसे अंग्रेज हमें लूटना शुरू करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आएगी, तो संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, उसे थोड़ा बैक आना पड़ता है। इतना नोट कर लेंगे। अब देखो और इसके बारे में, मुर्शीद कुली खान है ना जो इसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम। मुर्शीद कुली खान, तो ही फाउंडेड अ सिटी। ये एक शहर की भी खोज करता है, अपने नाम पे एक शहर की खोज करता है। क्या नाम उसका रखता है? मुर्शिदाबाद। क्या रखता है? मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद नामक जगह की एक सिटी की खोज करता है। कौन? मुर्शीद कुली खान। और यहाँ लिखोगे आप इन 1717, इसे कैपिटल बना देता है। कहाँ की? बंगाल की। क्या करता है? 1717 में इसको कैपिटल ऑफ बंगाल डिक्लेयर कर देता है। जो पहले क्या आती है आपकी? ढाका। जो पहले बंगाल की कैपिटल ढाका हुआ करती थी, उसको मुर्शिदाबाद डिक्लेयर कौन करता है? फर्स्ट नवाब। कौन? मुर्शीद कुली खान। कब करता है? इन 1717 में। इसके बाद इस पर कोई वो नहीं है, इसका कोई टॉपिक नहीं है इसका। अब आएगा आपका सेकंड नवाब। भाई एक नवाब रहेगा, वो चले जाएगा, फिर दूसरा नवाब आएगा। ठीक है, अब इसका टाइम पीरियड नहीं लिखा है मैंने आपको, इसका टाइम पीरियड लिख लो आप। 1713 से 1713 से हुआ था ना डिक्लेयर ये, और 1727 1713 से 1727 रहा आपका। कौन? मुर्शीद कुली खान। कहाँ का? बंगाल का नवाब। 1727 में हट गया, मर गया। ठीक है, उसका सेकंड नवाब कौन बनेगा आपका? सेकंड नवाब का बनेगा शिजाउद्दीन। कौन बनेगा? शिजाउद्दीन। इसका टाइम पीरियड लिखेंगे आप 1727 से 1739। कितना? 1727 से 1739। देखो कहानी शुरू हो गई है, अब सब इंडिपेंडेंट हो गए। बंगाल के जितने भी वो थे सूबेदार थे, अब धीरे धीरे सब, एक सूबेदार ने कर दी ना शुरुआत, एक ने खुद को नवाब घोषित कर दिया, स्वतंत्र होके मुगल डायनेस्टी से खुद को नवाब घोषित कर दिया। उसके बाद नवाब ही चलते रहेंगे, अब धीरे धीरे नवाब ही चलते रहेंगे यहाँ पे। तो सेकंड नवाब कौन आया? शिजाउद्दीन। 1727 से 1739 तक ये रहा। इसके बारे में कुछ है नहीं खास जो आपको मैं लिखा हूँ यहाँ पे। उसका थर्ड नवाब लिखोगे आप। थर्ड नवाब, जो आपका थर्ड नवाब आएगा वो है सरफराज खान। सरफराज खान 1739 से 1740, एक साल मात्र। ये केवल एक साल मात्र रहेगा। उसका रीज़न है, देखो है तो ये नवाब, इसका मतलब इसमें कोई क्षमता होगी ना कि ये नवाब डिक्लेयर हुआ है, लेकिन ये एक साल क्यों रहा? क्योंकि इसका एक सेनापति, इसका एक आर्मी चीफ, इसका एक आर्मी चीफ इसका आर्मी चीफ क्या करता है? इसके खिलाफ बगावत शुरू कर देता है, एक बगावत शुरू कर देता है इसके खिलाफ। तो जिस आर्मी चीफ का नाम था अली वर्दी खान। क्या नाम है? अली वर्दी खान। ये सेनापति हुआ करता था किसका? सरफराज खान का। तो ये इसके खिलाफ ही रिवोल्ट कर देता है, इसके खिलाफ ही बगावत शुरू कर देता है। जो अली वर्दी खान है, किसका सेनापति ये है? ये सरफराज खान का सेनापति है, और ये इसके खिलाफ विद्रोह कर देता है और इसको हरा देगा। बैटल ऑफ घेरिया होगी, ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। बैटल ऑफ घेरिया, कुछ ऐसी बैटल से आपने सुनी नहीं होंगी, पर एग्जाम में पूछ लेता है। बैटल ऑफ घेरिया, बैटल ऑफ प्लासी बक्सर तो सबको पता है, लेकिन बैटल ऑफ घेरिया किसी से बीच में हुई है? अली वर्दी खान और सरफराज। और पूछ लेगा कि बैटल ऑफ घेरिया में नवाब ऑफ बंगाल कौन था, तो कौन था नवाब बंगाल? सरफराज खान।
ये क्वेश्चन आते हैं लोक सेवा आयोग में, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके कारण को सब पढ़ना पड़ता है, समझ गए आप। तो इतना नोट करो, मैं भी आपको बैटल लिखाता हूँ कौन सी बैटल हुई है, इतना नोट करो पहले। यहाँ लिखोगे आप इन 1740, भाई 39 से 40 रहा ना वो, तो 1740 क्या होगी, बैटल ऑफ घेरिया, बैटल ऑफ घेरिया, ये होगी बिटवीन सरफराज खान एंड अलीवर्दी खान, सरफराज खान एंड अलीवर्दी खान। तो सरफराज खान एंड अलीवर्दी खान के बीच में होगी बैटल ऑफ घेरिया। ये भी इंपॉर्टेंट बैटल है, याद रखेंगे आप, बैटल ऑफ घेरिया पूछ लेते हैं, अगर पेपर थोड़ा भी हार्ड बनता है तो इस टाइप के एग्जाम क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, समझिए आप। बैटल ऑफ घेरिया बिटवीन सरफराज खान एंड अलीवर्दी खान, जिसमें ये जीत गया था, जिसमें क्या है, अलीवर्दी खान जीत गया था, तभी तो अगला बनेगा ये। अगला नवाब कौन बनेगा, ये आपका 4th नवाब जो बनेगा, ये बनेगा आपका अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका टाइम पीरियड होगा 1740 से 1756। क्या होगा, 1740 से 1756। किसका टाइम पीरियड है, अलीवर्दी खान का। इसके बारे में कुछ ऐसा वो तो नहीं है, बट इसका नाम इतना लिखोगे कि अलीवर्दी खान मतलब ही कॉल्ड ब्रिटिशर्स हनी बी, मधुमक्खी। ये अभी तक पहचान गया था कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, ब्रिटिशर्स जितने भी अंग्रेज थे, ये हमें हमारा हनी बी का मतलब, जो हनी बी शहद निकालती है ना, फूल जो चूसती है हनी बी शहद, उस टाइप का इसने बोला है कि जो रस फूल को जैसे चूसती है हनी बी, वैसे ही अंग्रेज हमें चूस रहे हैं, अंग्रेज हमें, जो भारत की जनता है उनका धन चूस रहे हैं। इस टाइप की हनी बी से कंपेयर किया गया, किसके द्वारा, अलीवर्दी खान के द्वारा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखा है कि अंग्रेजों को हनी बी किस नवाब ने कहा, बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों को हनी बी कहा है, तो किसने कहा है, ये आपको कहा है अलीवर्दी खान ने। ये 4th नवाब था, क्योंकि ये समझ गया था कि जो अंग्रेज है ना, अंग्रेज ये यहाँ पे बिजनेस नहीं करने आए हैं, यहाँ में लूटने आए हैं। क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था, इतिहास में भी पढ़ाया था, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, मैं लिख लेता हूँ, मिटो दूंगा इसको मैं, कि 1600 में बन गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। कब बन गई थी, 1600 में। 1600 में इनको चार्टर मिल गया था कि जाओ भारत और व्यापार करो, इनको चार्टर पास हो गया था 1600 में। तो ब्रिटेन से 1600 में कंपनी आ गई थी। अब हम पढ़ रहे हैं 1740 से 56 के बीच में। तो धीरे धीरे इन्होंने अपना गेटअप बनाना स्टार्ट करा, लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद इनका गेटअप एकदम इतना बूम हुआ, इतना बढ़ना शुरू हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं कि बैटल ऑफ प्लासी में के बाद इनका बहुत ज़्यादा इनका गेटअप बढ़ गया था। तो हनी बी कहा है किसने, 4th नवाब। ये मैंने नवाब लिख दिया, नवाब है। इसके बाद 5th नवाब लिखोगे आप, फिफ्थ नवाब है आपका सिराजुद्दौला। क्या है 5th नवाब का, सिराजुद्दौला। ये भी एक साल ही रहेगा, 1756 से 1757। कौन रहेगा, सिराजुद्दौला। ये है आपका 5th नवाब, 1756 से 57। अब ये एक साल क्यों रहा, 56-57 क्यों रहा एक साल, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी इससे ही होगी। जो बैटल ऑफ प्लासी होगी ना आपकी, वो सिराजुद्दौला से ही होगी। बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव आएगा, रॉबर्ट क्लाइव को फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बना के भेजेंगे, रॉबर्ट क्लाइव को, और रॉबर्ट क्लाइव इसके बीच में होगी बैटल ऑफ प्लासी। रॉबर्ट क्लाइव को भेजने का रीज़न क्या था, जो रॉबर्ट क्लाइव को फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बना के भेजा, उसे बनाने का रीज़न क्या था, क्यों उसके जो भेजा गया, क्यों भेजा गया, क्योंकि सिराजुद्दौला क्या करता है ये समझ जाता है। इसके टाइम पे क्या है, जो फ्रांसीसी हैं और ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने कलकत्ता की घेराबंदी शुरू कर दी थी, कलकत्ता की घेराबंदी शुरू कर दी थी। घेराबंदी समझ रहे हो आप, मतलब कलकत्ता के चारों तरफ मतलब एक बाउंड्री टाइप की बनानी स्टार्ट कर दी थी अपना, कि ये हमारी टेरिटरी है, इस टाइप की बाउंड्री बनानी स्टार्ट कर दी थी इन्होंने कलकत्ता के चारों तरफ। तो इसलिए ही सिराजुद्दौला 1756 से 57, जैसे इसके बाद पता चलती है
जो फिफ्थ नवाब सिराजुद्दौला है, ये क्या करते हैं, ये भाई साहब क्या करते हैं, एक फेमस ट्रेजेडी है, एक फेमस ट्रेजेडी है जिसे बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना। ब्लैक होल ट्रेजेडी और काल कोठरी की घटना ये होती है आपकी 1756 में। अगर मैं आपको इसकी तारीख लिखाऊं तो ये होती है 20 जून को। अगर मैं आपको पूरी तारीख लिखाता हूं तो 20 जून 1756 है। 20 जून 1756। तो 20 जून 1756 को होती है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है? ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी की घटना। जैसे इसको पता लगता है सिराजुद्दौला को कि भाई जो कलकत्ता है उसकी घेराबंदी होनी स्टार्ट हो गई है, उसकी घेराबंदी होना स्टार्ट हो गई है, तो ये क्या करता है 146 कितने, मैं लिखता हूं आपको, ये टोटल 146, ये 146 अंग्रेजों को कलकत्ता के फोर्ट विलियम, एक फोर्ट था वहाँ पे फोर्ट विलियम के नाम से, तो फोर्ट विलियम में 146 अंग्रेजों को कैद कर देता है, एक हॉल में कैद कर देता है और वहाँ से बाहर से बंद करके चले जाता है, जिसमें से आपका एक अंग्रेज बचता है लास्ट में, ना खाना ना पीना कुछ नहीं। 146 अंग्रेजों को बंद कर देता है, इसमें से एक बचता है लास्ट में जिसका नाम होता है विलियम होलवेल। और विलियम होलवेल ही बताता है काल कोठरी की घटना कि हमारे साथ ऐसा हुआ। ये तो ये घटना आपको पता भी ना चलती, अगर एक भी ना बचता तो कभी खुद बताता नहीं सिराजुद्दौला। तो इसने क्या करा, 146 अंग्रेजों को फोर्ट विलियम में, जो कहाँ पे है, कलकत्ता में बंद करा, जिसमें से लास्ट में एक ही बचा था। वैसे इसके बाद बचे थे आपके कुछ 70 के राउंड बचे थे, लेकिन एट द एंड एक ही बचा केवल, कौन, विलियम होलवेल। तो मैं वही लिखाऊंगा, पहले इतना नोट कर लें कि जो फेमस जो एक ट्रेजेडी हुई है ब्लैक होल ट्रेजेडी, किसने करी थी, सिराजुद्दौला ने। कि जब इसे पता लगा कि कलकत्ता की घेराबंदी शुरू कर दी है, किन्होंने, फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि फ्रांस भी उस समय था यहाँ पे बिजनेस करने के मूड में, तो फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे अपनी अपनी जो है टेरिटरी कब्जाना शुरू करी, कि फ्रांस वाले कह रहे हैं हम ये, और ब्रिटेन वाले कह रहे हैं ये टेरिटरी हमारी है। क्योंकि आप पढ़ोगे कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में भी बहुत सारी वॉर हुई है, आपकी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर, थर्ड कार्नेटिक वॉर, ये भी आप पढ़ोगे लाइन से। तो जो फेमस जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी की घटना, 20 जून 1756, इतना नोट कर लो। अब यहां देखो कि जो ब्लैक होल ट्रेजेडी थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी, इसमें एक ही आदमी जिंदा बचा था, केवल एक ही आदमी अलाइव था, एक ही आदमी जिंदा बचा, कौन, इसका नाम था विलियम, आदमी मतलब ब्रिटिशर, विलियम होलवेल, यही जिंदा बचा, बस यही जिंदा बचा। और इसने ही बताया बाहर आके कि हमारे साथ ऐसा हो गया। और जब ये बात ब्रिटेन पहुंची कि सिराजुद्दौला ने, जो नवाब है कहाँ का, बंगाल का, उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है, तो उन्होंने भेजा बंगाल में, क्या भेजा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो तब ब्रिटेन से भेजा गया फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, कि बंगाल में गवर्नर भेजा गया ब्रिटिशर्स द्वारा, कि जाओ भाई जरा देखो ऐसा किसने कर दिया है। इसका बदला लेने के लिए फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बना के भेजा गया, किसको, रॉबर्ट क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव। अब रीजन समझ गए ना कि रॉबर्ट क्लाइव क्यों आया था, क्योंकि ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को आने की जरूरत पड़ी। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बना आपका, रॉबर्ट क्लाइव। इसको भेजा गया कि जाओ जरा चेक करो। अब रॉबर्ट क्लाइव जिस काम के लिए आया था, किस काम के लिए आया था, अपना बदला लेने के लिए, कि इतने भाइयों को मार दिया इनके अंग्रेजों के, तो खुद का इस चीज़ का बदला लेने आया था वो। तो अगले साल इन 1757 में क्या होगा, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध किसी से बीच में होता ही है, दिमाग लगाओ, बिटवीन, एक तो रॉबर्ट क्लाइव लड़ेगा इसमें, बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव और
एंड सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई कौन सी? बैटल ऑफ प्लासी। 1757 की फेमस बैटल है बैटल ऑफ प्लासी। और ये इतनी इंपॉर्टेंट बैटल है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटल थी इस नज़रिए से कि इसके बाद अंग्रेज़ों का जो डोमिनेंस है ना, अंग्रेज़ों का डोमिनेंस पूरे भारत में इस बैटल के बाद बढ़ा। इस बैटल के बाद अंग्रेज़ों का पूरा डोमिनेंस भारत में बढ़ गया। ये जो फाइट थी ये 1-1.5 घंटे की फाइट भी नहीं हुई पूरी, क्योंकि ये लेके आ रखा था क्या? पिस्टल, है ना, ये लेके आ रखा था बंदूकें। अब इन्होंने तो, इन पे थी नहीं इतनी एडवांस बंदूकें, चला दी होगी इतने स्टेन गन सामने से, है ना। तो हाईटेक बंदूकें लेके आ रखा था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव लेके आ रखा था हाईटेक बंदूक वगैरह। तो बहुत ईजिली सिराजुद्दौला को हरा दिया गया। इस फाइट में सिराजुद्दौला को बहुत ईजिली हरा दिया गया। इतना नोट करो, समझ गए ना बैटल ऑफ प्लासी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। अभी आप आगे पढ़ोगे कि इसी बैटल के बाद अंग्रेजों का डोमिनेंस भारत में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि अंग्रेजों का डोमिनेंस भारत में कब बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो यही 1757 की बैटल से। 1757 की बैटल से। कुछ बुक में मानना होता है कि 1757 से और 1947, ये अराउंड 200 साल अंग्रेजों ने हम पे राज किया। आपने हमेशा सुना होगा कि अंग्रेजों ने 200 साल हम पे राज करा। राज तो करा, पर आपने कभी सोचा 200 साल कौन से हैं वो? कभी दिमाग लगाया नहीं होगा आपने। तो यही वो बैटल थी फेमस, 1757 से 1947। तो ये अराउंड 200 साल हो रहे हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि 200 साल अंग्रेजों ने हम पे हुकूमत करी है। और कुछ बुक्स में मानते हैं कि 1765 से और 1947। इसका कारण ही बताऊंगा, क्योंकि 1765 में डुअल गवर्नमेंट डीआर की लगी थी, वो भी पढ़ेंगे हम। तो ये दो तथ्य हैं कि 200 साल जो रूल करा है क्यों करा है। कुछ बुक्स में मानना है कि 1757 से ही, जो बैटल ऑफ प्लासी के बाद से ही अंग्रेजों ने हमने लूटना शुरू कर दिया है, और 1757 से 1947 तक हम इनकी गुलामी में रहे। तो ये 200 साल हैं वो, समझ गए। चलो इतना नोट करो। ये दो आर्मी चीफ थे, आर्मी चीफ ऑफ सिराजुद्दौला इन बैटल ऑफ प्लासी। और ये दोनों ने धोखा दिया। इन दोनों ने चीट किया। किसको? सिराजुद्दौला को। इन दोनों ने चीट किया, इन्होंने धोखा दिया, और ये रॉबर्ट क्लाइव के साथ रहे, रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुए, और इन दोनों ने धोखा दिया किसको? सिराजुद्दौला को। और इसलिए बैटल ऑफ प्लासी हार गए। ये भी कारण माना जाता है हारने का। और जब ये इन्होंने धोखा दिया तो जो अगला नवाब बनेगा, कितने नवाब हो गए हमारे अभी तक? हमारे हो गए 5 नवाब। अब बनेगा हमारा 6ठा नवाब, 6th नवाब। यही बनेगा जो हमारा 6th नवाब बनेगा ना, ये मीर जाफर बनेगा। यही जो 6th नवाब बनेगा, ये कौन बनेगा आपका? मीर जाफर। ठीक है। अब जो मीर जाफर था, अब इसको बनाया ही अंग्रेजों ने, क्योंकि इसने साथ दिया था अंग्रेजों का। तो ही ऑल्सो ऑलवेज सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। इसने हमेशा ब्रिटिशर्स का साथ दिया। इसका टाइम पीरियड लिखना चाहोगे तो क्या है? 1757 से 1760। ठीक है। इसके बाद 7th नवाब। ये नवाब कहाँ के चल रहे हैं, ये भूल मत जाना, कंफ्यूज हो जाना। नवाब चल रहे हैं बंगाल के। 7th नवाब बंगाल कौन बनेगा? मीर कासिम। कौन बनेगा? मीर कासिम। कौन बनेगा? मीर कासिम। अब जो मीर कासिम था, ये
ब्रिटिशर्स के खिलाफ था। ये किसके खिलाफ था? ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ था। तो इसने बोला उस समय के मुग़ल बादशाह को इसने बोला कि भाई हम सबको मिल के रहना चाहिए, हम सबको मिलना चाहिए और इनके खिलाफ युद्ध करना चाहिए। किनके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, नहीं तो ये तो हमें चबा जाएंगे। तो इनका डोमिनेंस ना बढ़े इसलिए मीर कासिम ने सबको बोला, भाई मुग़ल बादशाह को बोला और आसपास के जितने भी सूबेदार या फिर शासक थे उन सबको बोला कि आओ मिल के चलते हैं और लड़ाई करते हैं। तो जो ये बात पता लगी अंग्रेज़ों को तो उन्होंने इसको हटा दिया, जो मीर कासिम था इसको हटा दिया गया। ठीक है, इसे हटा दिया गया कहाँ से? नवाब से। तो 7th जो नवाब था बंगाल का, इसको हटा दिया गया तुरंत कि हट जाओ। इसको हटा के दोबारा बना दिया किसको? मीर जाफ़र को। जो 8th नवाब है ना, दोबारा मीर जाफ़र बन जाएगा। क्योंकि इसे क्यों हटाया? क्योंकि इसने बोला, जो उस समय के मुग़ल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड था जो उस समय का मुग़ल बादशाह, उसे बोला गया कि हम सब मिलके इनके खिलाफ खड़े होते हैं। और जैसे ये बात अंग्रेज़ों को पता लगी कि भाई ये नवाब जो ज़्यादा कूद रहा है, इसको हटा दिया गया इसके नवाब के पोस्ट से। तो जो 8th नवाब बनेगा, 8th नवाब, ये दोबारा मीर जाफ़र बन जाएगा। कौन बन जाएगा? मीर जाफ़र। कौन बन जाएगा? मीर जाफ़र। ये वही मीर जाफ़र है। कौन? ये आर्मी चीफ था ना, मैंने आपको बताया वही है, आर्मी चीफ ऑफ सिराजुद्दौला। ठीक है, उसके बाद देखो अब क्या होता है। 22 अक्टूबर 1764। अब हम कहाँ आ गए? 22 अक्टूबर 1764। अब यहाँ पे एक फेमस बैटल लड़ी जाती है, बैटल ऑफ बक्सर। क्योंकि मीर कासिम ने क्या कहा था कि आओ हम सब मिलकर लड़ते हैं इनके खिलाफ। उसका इसको नवाब के पद से बैठा दिया जाता है। फिर आराम से जाता है, बातें करता है, किनसे? मुग़ल बादशाह से बातें करता है, अपने आसपास के सूबेदारों से बातें करता है कि आओ चलो फाइट करते हैं इनके खिलाफ। तो फेमस बैटल होती है 22 अक्टूबर 1764 को, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, किसी से बीच में होती है? बिटवीन एक तो होती है रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन इस फाइट में रॉबर्ट क्लाइव है ना, जो रॉबर्ट क्लाइव इसका जो आर्मी चीफ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, आर्मी चीफ। ठीक है, जो रॉबर्ट क्लाइव था इसका जो आर्मी चीफ होता है उसका नाम था हेक्टर मनरो। क्या नाम था? हेक्टर मनरो। रॉबर्ट क्लाइव के बीच में फाइट होगी, रॉबर्ट क्लाइव और मीर कासिम इसमें लड़ेगा, इसमें शाह आलम सेकंड लड़ेगा, मुग़ल बादशाह, और शुजा-उद-दौला लड़ेगा, अवध का नवाब ऑफ अवध। तो रॉबर्ट क्लाइव जो आर्मी का जो रॉबर्ट क्लाइव का जो आर्मी चीफ था, आर्मी चीफ मतलब सेनापति, कौन था? हेक्टर मनरो। कौन था? हेक्टर मनरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ बक्सर में, कितने बार मैंने एग्जाम में देख लिया क्वेश्चन कि बैटल ऑफ बक्सर में रॉबर्ट क्लाइव का सेनापति कौन था? कौन था सेनापति? हेक्टर मनरो। तो ये तो एक साइड थे ब्रिटिशर की साइड। अब दूसरी साइड देखो कौन कौन थे, मैंने वर्सेस लिख दिया। पहला था आपका शाह आलम। कौन था? शाह आलम सेकंड। एंड कौन है? इनका परिचय क्या है? ये है उस समय के मुग़ल बादशाह, मुग़ल एम्परर, उस समय के मुग़ल बादशाह हैं। कौन? शाह आलम। दूसरा मीर कासिम, जिसने सबको बोला, इकट्ठा करा एक साथ, मीर कासिम। ये नवाब ऑफ बंगाल रह चुका है, अभी तो नहीं है लेकिन नवाब ऑफ बंगाल तो था। नवाब ऑफ बंगाल अभी मतलब इस समय तो नहीं है ना, इस समय तो नहीं है ना। ठीक है, और तीसरा था शुजा-उद-दौला। एक है सिराज-उद-दौला, ये सिराज है, सिराज, ये है शुजा-उद-दौला। ये कौन है? नवाब ऑफ अवध, अवध का नवाब। जैसे बंगाल के नवाब है ना, ऐसे अवध में भी नवाब खुद को डिक्लेयर कर चुके थे इंडिपेंडेंट। ऐसे हैदराबाद में निज़ाम खुद को डिक्लेयर कर चुके थे इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की डेथ हो गई थी। लेकिन अब फिलहाल बंगाल को पकड़ के चल रहा है क्योंकि पॉलिटी पढ़ रहा है। ये सब आपको इतिहास में बहुत डीपली पढ़ाऊंगा मैं, आप वो उसमें देखना सीरीज़ में। तो शाह आलम, भारत की तरफ से शाह आलम, मीर कासिम और शुजा-उद-दौला, ये तीन एक साइड थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और बैटल ऑफ बक्सर में लड़ा था रॉबर्ट क्लाइव और इसका आर्मी चीफ कौन? हेक्टर मनरो। ये एक तरफ थे। जिसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये तीनों हार जाते हैं। ठीक है, ये तीनों फाइट हार जाते हैं। जो बैटल ऑफ बक्सर है इसमें भी अंग्रेज जीत जाते हैं, ये तीनों फाइट हार जाते हैं।
और फिर इनके बीच में एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है, एक इनके बीच में ट्रीटी होगी जिसे हम पढ़ते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि होगी इनके बीच में। जब ये हार जाएंगे फाइट, मैं लिखता हूं, जब ये फाइट हारेंगे उसके बाद होगी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, एक संधि होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 64 के बाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद क्या होता है कि 1765 से और 1772 यहाँ लग जाती है डीआर की, डुअल गवर्नमेंट बोलते हैं इसको पहले तो। और इसको डीआर की भी सही बोलते हैं, डायर की बोलते हैं वैसे तो। डायर की या डुअल गवर्नमेंट एक ही चीज़ है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि डुअल गवर्नमेंट मतलब दो टैक्स। आप ये मान लो दो टैक्स दे गए, जो बंगाल के लोग हैं ना वो दो टैक्स देंगे। एक तो वहाँ के लोकल रूलर को देंगे जो वहाँ का नवाब होगा, और एक टैक्स जाएगा कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और जो टैक्स नवाब को जाता है ना, जो टैक्स बंगाल के नवाब को जाएगा, उसमें भी आपका 70% टैक्स वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। तो कुल मिला के जो लूट है ना, ये 7 साल की लूट है, ये पूरी 7 साल की खतरनाक लूट है। 7 ईयर्स, 7 साल की लूट बोला गया इसको, ठीक है। जो 7 साल की लूट हुई है, क्योंकि दो टैक्स। अब एक टैक्स तो जो लोकल रूलर है, जो बंगाल के नवाब बनते जा रहे हैं, एक तो पब्लिक उनको टैक्स देगी कि हमारा नवाब है, दूसरा टैक्स पब्लिक देगी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ये इसको कंपनी को टैक्स देना है। और जो नवाब को टैक्स दिया है उसका भी कुछ परसेंट, कितना, अराउंड 70% टैक्स जो नवाब है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है। तो सारा जो फायदा हो रहा था किसको हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हो रहा था। और जब ये बात पहुंचती है ब्रिटेन में, जब ये बात ब्रिटेन में पहुंचेगी कि भाई ऐसा ऐसा कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो क्या करेंगे, वो रॉबर्ट क्लाइव को हटाएंगे और यहाँ आएंगे वैरेन हेस्टिंग, और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जो बन जाएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। वो आपको इसके आगे कल कंटिन्यू कराऊंगा। इसके आगे आप पढ़ोगे डीआरकी के बाद। अब याद रखना, हमने डीआरकी तक पढ़ लिया कि 1765 से 1772 में लगी डीआरकी, यानी दो टैक्स। डीआरकी मतलब होता है दो टैक्स लगाने, ठीक है। और डीआरकी लगी क्यों, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई क्यों, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर हार गए थे, ठीक है। या तो अपनी गर्दनें कटवा लो या तो संधि कर लो। अभी तो ऐसे हो रहा है भाई, रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है, या तो कोई ट्रीटी करवा दे इनकी, या तो यूक्रेन ना जाए नाटो में, और नहीं तो मरते रहो, फिर रशिया तो मार ही रहा है ना। तो या तो ट्रीटी कर लो या गर्दनें कटवा लो। तो इन्होंने भी संधि कर ली, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और इसमें क्या फैसला हुआ कि डीआरकी लगा दी गई वहाँ पे, कहाँ, बंगाल में। और जैसे बात ब्रिटेन पहुँचेगी वो वहाँ से भेज देंगे एक नया गवर्नर जनरल, जो गवर्नर ऑफ बंगाल है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाएगा। और वो आपका होगा वैरेन हेस्टिंग, समझिए आप। तो इसके आगे हम कल कहानी पढ़ेंगे, तो आज आपके दिमाग पे बहुत लोड आ जाएगा इसको। तो ये पॉलिटिक हम स्टार्ट करिए हमने आज, और मैंने आपको बताया बेसिक से कि हम पॉलिटिक की जरूरत क्यों पड़ी, अभी खत्म नहीं हुआ ये। इसके आगे आप देखोगे कैसे चार्टर एक्ट वगैरह आएंगे, कैसे संविधान की जरूरत पड़ेगी हमें, क्यों पड़ेगी, कैसे कैसे हमें लूटेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पॉलिटी पढ़ना, यहाँ से आपका बेस बनेगा कि हो क्या रहा है। औरंगजेब के मरने के बाद कैसे अंग्रेजों का गेटअप बढ़ना शुरू हुआ, कैसे बंगाल में लोगों ने खुद को इंडिपेंडेंट किया, जो वहाँ के सूबेदार थे सबने खुद को इंडिपेंडेंट करके नवाब घोषित करा है। तो फर्स्ट नवाब बताया मैंने आपको, सारे नवाब बता दिए बंगाल के, और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि फर्स्ट नवाब बंगाल कौन है, ये कौन है, सब मैंने आपको बता दिया। इसमें पूरा कंप्लीट हो गया, और कुछ बहुत सी आपको एक्स्ट्रा चीज़ भी इसमें मिल गई। तो आज पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको आराम से देखें, अपने नोट्स बनाएं, और आपके लगातार ऐसी लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे। आपके एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं, अपनी वीडियोस को, अपनी तैयारी को कंप्लीट करें, हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहें, ठीक है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करवाएं, और बाकी फिर मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय।